Once again, wishing everyone a very good afternoon. And today we'll be covering the trainer login of Daksh portal. तो सबसे पहले मैं मनोज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दक्ष को लॉगिन करें, ट्रेनर लॉगिन करें दक्ष वाला। ओके, तो ये ट्रेनर लॉगिन है दक्ष का, जो इनिशियल स्क्रीन आता है। इसमें जैसे आप जानते हैं कि 3 पार्ट्स में होता है ये। पहले तो हेडलाइंस फ्रॉम IRS ऑनलाइन आती है, उसके बाद एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर आता है, और तीसरा है ईयरली ट्रेनिंग ट्रेंड्स। तो अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट में पहले IRS ऑनलाइन का स्क्रीन खुलेगा। अगर आपको नहीं देखना है उसको, तो राइट साइड में माइनस बटन लगा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा इस तरह से। और मान लीजिए कि हमको ईयरली ट्रेनिंग ट्रेंड देखना है, तो ईयरली ट्रेनिंग ट्रेंड को क्लिक करेंगे। इसको कहीं भी बीच में भी क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी इस पूरे बार पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं इसको खोलने के लिए। तो ईयरली ट्रेनिंग ट्रेंड में जो आपको दिखाई पड़ता है कि हर साल में कितने ट्रेनिंग डेज थे, कितने नंबर ऑफ ट्रेनीज थे, और कितने कोर्सेज हम लोगों ने कराए हैं। ये पिक्चर एक ट्रेंड के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। जो हरी लाइन है वो नंबर ऑफ कोर्सेज को इंडिकेट कर रही है, और जो इसमें जो नीले बार हैं वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज को इंडिकेट कर रहे हैं। और जब आप माउस वहाँ लेके जाते हैं तो वो नंबर वहाँ भी दिखाई पड़ता है। तो ईयरली ट्रेनिंग ट्रेंड्स को 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, और अगर आपको एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर देखना है तो एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर पे ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाता है। तो इस प्रकार से एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर का डैशबोर्ड आपका खुल जाता है, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज किस किस तारीख में कराए जा रहे हैं, और ये कोर्स की टीम कौन सी है आप देख सकते हैं। टीम भी आ रही है, कोर्स टीम। और कोर्स टीम से ये भी जाहिर हो जाता है कि ये कौन से यूनिट का कोर्स है, यानी कि ये किस MSTU का है, या किस DT या DTRTI का है। तो उस तरह से ये इंडिकेट हो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ DTRTI है तो वहाँ DTRTI LKO लिखा आएगा, और कोर्सेज को भी अलग अलग कलर दिए गए हैं। तो जो कोर्स एक जिस कलर में चल रहा है तो वो कोर्स हर डेट में उसी कलर में आएगा। तो इस तरह से ये आपका डैशबोर्ड स्क्रीन हो गया। अगर ट्रेनिंग कैलेंडर आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, किसी को भेजना है, तो यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्ट बटन लगा हुआ है, और एक्सपोर्ट बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो उसको क्लिक कर दीजिए, तो ट्रेनिंग कैलेंडर इस प्रकार से खुल जाता है। और उसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल बटन से एक्सेल में ले जा सकते हैं, या फिर इसी रूप में इसको PDF के रूप में भी प्रिंट बटन से PDF के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। ये तो हो गई ट्रेनिंग कैलेंडर की बात। और जो ट्रेनिंग कैलेंडर आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग कैलेंडर जो है, इसमें एक तो कोर्स टीम दिखाई पड़ती है, दूसरा आपका जो टारगेट ट्रेनी है वो भी दिखाई पड़ते हैं, किस यूनिट का ये कोर्स है वो दिखाई पड़ता है, और इसका स्टेटस क्या है, क्या ये कैंसल्ड है, क्या ये अभी भी एक्टिव है, वो सब स्टेटस इसमें दिखाई पड़ता है। या अगर कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीटेड स्टेटस वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग कैलेंडर है। इसमें किसी हर कोर्स के लिए स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है। जैसे आप देख सकते हैं MSTU देहरादून ने एक कोर्स इसमें एंटर करवाया हुआ है। 14/1/2020 से लेकर 14/1/2020 से पेनल्टीज का कोर्स इसमें उन्होंने करवाया हुआ है। तो जब वो लोग अपने कोर्स को करवाने के बाद
इसको कंप्लीटेड मार्क कर देंगे, तब इस कोर्स का स्टेटस आएगा वो कंप्लीटेड आ जाएगा। कोर्स करने के बाद उनको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो जब तक वो सारे कार्य कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक वो कोर्स वो कंप्लीटेड स्टेटस में नहीं लाते हैं। और जब वो कार्य कंप्लीट कर देते हैं तो उसके स्टेटस को वो कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं। जैसे कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है और मैनुअल अटेंडेंस आपने ली हुई है तो उसको मार्क कर दिया जाए। मैनुअल की जगह हो सकता है कि आपने अटेंडेंस सिस्को वेबएक्स पे ली हो, या आपने कोई ये सेशन अगर ऑनलाइन होता तो उसकी जो अटेंडेंस शीट आती है वो वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे आती है, तो वहाँ से लेके आप अटेंडेंस दक्ष में मार्क कर सकते हैं। केवल आपको एम्प्लॉय कोड डालना है और उस तरह से एंटर दबा देना है, तो दक्ष में अटेंडेंस मार्क हो जाती है। अटेंडेंस के अलावा अगर किसी ने फीडबैक नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो क्लास के दौरान आप कहते हैं कि मुझे फीडबैक दे दीजिए दक्ष पे। फिर भी मान लो किसी ने फीडबैक नहीं दिया है तो आप उसको एसएमएस ईमेल भेज सकते हैं कि आपने फीडबैक नहीं दिया, तो वो फीडबैक दे दीजिए। हम उस पर अभी आते हैं कि एसएमएस ईमेल कैसे आप भेजेंगे अगर कोई फीडबैक नहीं देता है तो। जो भी किसी कोर्स में लोग नॉमिनेटेड हैं उन सबको आप ईमेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं। बल्क एसएमएस की सुविधा दक्ष के अंदर ही आपको दी हुई है, जिसमें से आप कोर्स के सारे लोगों को भेज सकते हैं या किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी भेज सकते हैं जो दक्ष में ऑलरेडी जिसका डिटेल्स अवेलेबल है। तो ये हुई बात, ये हुआ ट्रेनिंग कैलेंडर को कैसे आप प्रिंट करेंगे, और जैसे किसी को भेजना है, ईमेल करना है, तो आप यहाँ से निकाल के फिर उसको अपने ईमेल आईडी में चढ़ा के और अटैच करके भेज सकते हैं। अब आते हैं हम कोर्स मैनेजमेंट में जाते हैं, और कोर्स मैनेजमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि किसी कोर्स में आपको जब कोई आपको ट्रेनिंग कैलेंडर कैसा दिख रहा है, तो कोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जो ट्रेनिंग कैलेंडर ऑप्शन है आपके पास, वहाँ से किस तरह का ट्रेनिंग कैलेंडर दिखता है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं। एक तो आपने डैशबोर्ड का ऑप्शन देखा था, ये डैशबोर्ड का ऑप्शन ही कोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ट्रेनिंग कैलेंडर का ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आपको मदद करता है कि आप ट्रेनिंग कैलेंडर को बना सकते हैं या ट्रेनिंग कैलेंडर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या ट्रेनिंग कैलेंडर को आप देख सकते हैं एक एक वर्टिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। जो अभी आप व्यू देख रहे थे वो डैशबोर्ड का व्यू था, और जो अब देख रहे हैं आप, ये कोर्स मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कैलेंडर व्यू है। मैं आपको डैशबोर्ड का व्यू एक बार फिर से दिखाता हूं। एक बार डैशबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए। जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, जो पहला स्क्रीन ओपन हुआ था वही स्क्रीन आ जाता है, और यहां से आप जब एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर को क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड का व्यू है, जिसमें कि मंथ वाइज आपको दिखाई पड़ रहा है, डेट वाइज आपको दिखाई पड़ रहा है ट्रेनिंग कैलेंडर। यहां से आप एक्सपोर्ट बटन से उसकी एक्सेल में उसको प्रिंट ले सकते हैं। ये तो हुआ डैशबोर्ड का ट्रेनिंग कैलेंडर व्यू। अब हम आपको दिखाते हैं कोर्स मैनेजमेंट के तहत जो ट्रेनिंग कैलेंडर दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें कि हम ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं। ये तो ट्रेनिंग कैलेंडर को देखना और उसका प्रिंट निकालना, और सबको अच्छा लगता है कि फर्स्ट स्क्रीन पर आपको एक डैशबोर्ड व्यू दिख रहा है। लेकिन जहां तक बात आती है ट्रेनिंग कैलेंडर को बनाने की या किसी कोर्स को कंप्लीट मार्क करने की, तो ये कोर्स मैनेजमेंट के तहत की प्रक्रिया है, इसलिए कोर्स मैनेजमेंट के सब मेन्यू के नीचे ये आता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, प्रिपेयर ट्रेनिंग कैलेंडर, यानी यहाँ पर आप ट्रेनिंग कैलेंडर बना सकते हैं। ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने के लिए आपको ये यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो भरेंगे और सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग कैलेंडर बनेगा। अभी हम इसके पहले मैं आपको दिखा दूं, इसके पहले कि हम ट्रेनिंग कैलेंडर बनाएं, मैं आपको दिखा दूं कि हम ट्रेनिंग कैलेंडर देखते कैसे हैं। यहाँ पे तो ये जो माइनस साइन दिख रहा है आपको, या इस बार पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो, या माइनस साइन, ये माइनस साइन पे क्लिक करेंगे
तो प्रिपेयर ट्रेनिंग कैलेंडर जो है बंद हो जाएगा। प्रिपेयर ट्रेनिंग कैलेंडर बंद हो जाएगा और क्या खुल जाएगा? ट्रेनिंग कैलेंडर। अब इस ट्रेनिंग कैलेंडर को खोलने के लिए आपने क्लिक किया तो आपका ट्रेनिंग कैलेंडर खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल व्यू है जिसमें आपको टेबल व्यू है, जिसमें आपको टेबुलर फॉर्मेट में अपना ट्रेनिंग कैलेंडर दिख रहा है। यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट यानी जैसे मुझे पता लगाना है कि देहरादून के कौन से MSTU देहरादून के कौन कौन से कोर्सेज थे, तो मैं MSTU DDN टाइप कर दूंगा सर्च बॉक्स में। एज सिंपल एज दैट। MSTU DDN टाइप करूंगा तो मुझे केवल DDN वाले कोर्स जो आप देख रहे हैं यूनिट का नेम के नीचे दिख रहे हैं MSTU DDN, केवल MSTU DDN वाले कोर्स जो है फिल्टर हो जाएंगे। ये कोर्स को इस तरह से फिल्टर करके मैं इनका प्रिंट ले सकता हूं। ये आपका सारे देखिए DDN देहरादून के करीब कितने केस हैं, कितने कोर्स हैं? 1 से 10 ऑफ 33 एंट्रीज बोल रहा है। इसका मतलब कि 33 एंट्रीज हैं देहरादून की। यहाँ पर आप सारी एंट्रीज को एक साथ देखना हो तो शो 100 एंट्रीज या शो 50 एंट्रीज करके आप सारी एंट्रीज को देख भी सकते हैं एक साथ। ये सारे कोर्स देहरादून के कोर्स हैं। MSTU देहरादून ने 33 कोर्स अभी तक इसमें चढ़वाए हैं। अब क्या है कि मान लीजिए कि MSTU देहरादून सोचता है कि कोई ऐसा कोर्स है जिसको हमको नहीं करना है फॉर एनी रीज़न, तो जैसे ऊपर जाइए और उसमें हम लोग अब MSTU देहरादून के बाद एक थोड़ा सा स्पेस देके और वहाँ पे आप कुछ डेट टाइप कर दीजिए, 0 समथिंग लाइक 24/6 या कुछ, या कोई डेट आप टाइप कर दीजिए। 24 भी नहीं करिए तो ये देखिए 24 आपने टाइप किया तो 24 तारीख में जो कोर्स हैं MSTU देहरादून के, वो आपके सामने लिस्ट आ गई। अब देखिए ये जो 24 तारीख वाला जो 24/7 इसमें है और नीचे जो 24/2 है, तो चूंकि 24 वाले जहाँ पर भी 24 है वो आ रहा है। अच्छा, हमें लग रहा है कि ये जो 20/7 से 24/7 का ये कोर्स है हमने इसमें चढ़ा रखा है, इसकी अगर हम जून वाला कोई देखें, जून वाले को करिए 06 करिए जरा। ओके, तो ये जून के कोर्सेज हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक 1/6 से लेके 12/6 तक का कोर्स है देहरादून का, एक 15/6 से 19/6 का कोर्स है देहरादून का, तो और एक उसके बाद 22 से 26 का कोर्स है देहरादून का। अब क्या है कि ये जो कोर्सेज हो रहे हैं इनमें से किसी भी कोर्स के संदर्भ में अगर आपको पता लगाना है कि अगर देहरादून ने शेड्यूल बना लिया था तो यहाँ से उस शेड्यूल को भी प्रिंट किया जा सकता है, प्रिंट शेड्यूल ऑप्शन से। अगर उन्होंने नॉमिनेशन चढ़ा दिए थे तो प्रिंट नॉमिनेशन से नॉमिनेशन प्रिंट किए जा सकते हैं। और सेल्फ नॉमिनेशन अगर कुछ लोगों ने किया है कि जो लोग कुछ चाहते थे कि इस कोर्स को करें, उन्होंने अपने आप को अगर सेल्फ नॉमिनेट किया है तो उनकी भी लिस्ट यहाँ से प्रिंट हो जाएगी उस पर्टिकुलर कोर्स की। अगर इस कोर्स में अगर कोई चेंज चाहते हैं, लेट अस से कि MSTU देहरादून सोचता है कि इस कोर्स को हमको कैंसिल करना है, तो एडिट बटन दिया हुआ है, एडिट बटन पे जाके और वहाँ पे उस कोर्स का स्टेटस को कैंसिल्ड चेंज कर दिया जाए तो वो कोर्स जो है कैंसिल्ड हो जाएगा। लेकिन इस तरह से स्टेटस जो है ये इस प्रकार से MSTU देहरादून कर सकता है, अपने किसी भी कोर्स को कैंसिल मार्क कर सकता है। ये सुविधा MSTU देहरादून के पास है। जैसे अभी एक इसका स्टेटस है शेड्यूल्ड, और इसको कैंसिल्ड क्लिक करके और अगर अपडेट कर देंगे तो ये कोर्स कैंसिल्ड मार्क हो जाएगा। लेकिन एक बार कैंसिल मार्क हो गया तो ऐसा नहीं है कि वापस शेड्यूल्ड मार्क नहीं हो सकता है। बेसिकली हम ये एंट्री कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड में कि ये कोर्स कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम कुछ कोर्सेज को कैंसिल मार्क कर सकते हैं, या कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटेड बटन भी है, रेडियो बटन, तो कंप्लीटेड भी मार्क कर सकते हैं। अगर वो किसी कोर्स को आप कंप्लीटेड मार्क कर देंगे तो कोर्स कंप्लीशन रिपोर्ट उस कोर्स की आप डाउनलोड कर पाएंगे, इसलिए ये कंप्लीटेड मार्क करने का ये रेलेवेंस है।
तो ये तो हो गया कि कैसे हम किसी कोर्स को कंप्लीटेड मार्क कर रहे हैं। अब हमने जैसे कहा कि हम नॉमिनेशन को प्रिंट कर सकते हैं, तो नीचे आइए ज़रा एक बार। मान लीजिए कोई कोर्स है, उसका हम प्रिंट करना चाहते हैं नॉमिनेशन, तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो ऑनलाइन कोर्स है, आजकल तो ऑनलाइन का वो चल रहा है, तो आप सिस्को वेबएक्स पे, आपने कोई कोर्स सिस्को वेबएक्स पे प्लान किया कि हम जो है सिस्को वेबएक्स पे उसको करेंगे, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आप सीसी को, प्रिंसिपल सीसी को लिखें कि इस कोर्स के लिए हमको लोग नॉमिनेट कर दीजिए। अगर नॉमिनेशन आपके पास आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करिए, क्योंकि अभी आजकल हम देख रहे हैं कि बॉम्बे के जो एमएसटीयूज़ हैं या जो चेन्नई के एमएसटीयूज़ हैं या जो चंडीगढ़ के एमएसटीयूज़ हैं, वो यही प्रक्रिया अपना रहे हैं। वो अभी भी नॉमिनेशन मांगते हैं और प्रिंसिपल सीसीज नॉमिनेट कर देते हैं, और नॉमिनेशन करने के बाद उनको यहाँ पे प्रिंट नॉमिनेशन लिस्ट में चढ़ा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि नॉमिनेशन जो आए थे उसके अलावा भी कुछ लोग आपके कोर्स में आते हैं, भाई आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो कई लोग और भी आएंगे जो आपके कोर्स को अटेंड करेंगे। अब जो भी आपके कोर्स को अटेंड करेंगे वो सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे अटेंड करेंगे। सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी किस किसने इसको अटेंड किया था। जिसने भी इस कोर्स को अटेंड किया है, आप उसको दक्ष में नॉमिनेट करके और उसकी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। तो वो करने से क्या होगा, ये प्रक्रिया बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए 15-20 नाम है आपको एंटर करने हैं। हर कोर्स को जब भी आप करते हैं, ये काम तो करते ही हैं कि किसी न किसी स्टेज पे नॉमिनेशन को मार्क करते हैं, और वही काम आप यहाँ भी कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम आप नहीं कर रहे हैं। तो नॉमिनेशन मार्क कर दीजिए, अटेंडेंस बहुत सिंपल है लगाना। एक बार आप नॉमिनेट कर देते हैं किसी को, उसके बाद उसको रिपोर्ट भी कर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को सीधा आप रिपोर्ट भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो सीधे ज्वाइन कर गया तो आपने उसको अलग से नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। नॉमिनेटेड व्यक्ति की अटेंडेंस मार्क नहीं होती है, रिपोर्टेड व्यक्ति की ही अटेंडेंस मार्क होगी। तो इसलिए आपको ये इंडिकेट करना है कि वो व्यक्ति रिपोर्ट कर गया था इस कोर्स के लिए, और बाद में उसकी अटेंडेंस भी मार्क कर देनी है। तो इस प्रकार से आप दक्ष में जो डिटेल्स एंटर करते जाएंगे, तो दक्ष की जो रिपोर्ट्स हैं आपकी वो एक्यूरेट होंगी, और सही ढंग से दक्ष का आप इस्तेमाल कर सकेंगे। नहीं तो जब भी आपको कोई रिपोर्ट देनी होती है तो आप फाइलों को खंगालेंगे, उसमें टोटलिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बार बार रेपिटेटिव काम आपको करना पड़ जाएगा। इसके बजाय आपको करना क्या चाहिए कि आप दक्ष में एंटर कर दीजिए, बाकी रिपोर्टिंग का काम सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ ये करना है, नॉमिनेशन को एंटर करते वक्त उनको सीधे रिपोर्ट कर दीजिए, और उसके बाद उनका अटेंडेंस लगा दीजिए, और इस कोर्स में जो भी पढ़ाई होती है उसका जो मटेरियल है वो सेशन वाइज आप अपलोड कर दीजिए। हम आपको दिखाते हैं कि ये सब काम कैसे करने होते हैं। तो हम ट्रेनिंग कैलेंडर से अब मूव करते हैं कोर्स शेड्यूल पे। कोर्स शेड्यूल पे मूव कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको कोई कोर्स ऐड करना है तो कोर्स के एडिशन का काम मास्टर का रोल है, वो डीटीआरटीआई में होता है। कोर्स को ऐड करना ये केवल डीटीआरटीआई में होता है। आपको मनोज को फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। फॉर्मेट में अगर नहीं भेजते हैं तो आप उनको ईमेल से भी भेज देंगे डिटेल्स कोर्स के, जिसमें कोर्स का नाम, कोर्स का डिस्क्रिप्शन, कोर्स की स्टार्टिंग डेट, कोर्स की एंडिंग डेट, कोर्स में टारगेट पार्टिसिपेंट्स कौन है, ये सब लिखते हुए, और कोर्स की टीम कौन सी है, ये सब लिखते हुए मनोज को अगर भेज देंगे तो मनोज विल एंटर द कोर्स इन द ट्रेनिंग कैलेंडर। वो आपके यूनिट के नाम से उसको एंटर कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब कोर्स एंटर हो गया ट्रेनिंग कैलेंडर में, तब आप उस कोर्स का शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल अवश्य बनाइए हर कोर्स का। देखिए, जो भी आप क्लास कर रहे हैं, वेबिनार पे कोई व्यक्ति क्लास कर रहा है तो उसका शेड्यूल बनना चाहिए, और वो शेड्यूल में आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं तो सिंगल वेबिनार कर रहा हूं, तो उसका मैं शेड्यूल कैसे बनाऊं?
बहुत सिंपल है। सिंगल वेबिनार को भी आप एक सिंगल कोर्स के रूप में दर्ज कर दीजिए। अब एक कोर्स 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 10 घंटे 10 दिन का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अगर वेबिनार करने जा रहे हैं, आप अपने वेबिनार का प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम को भेज दीजिए मनोज को। मनोज विल एंटर इट, और आप उनको उसके बाद उस कोर्स का शेड्यूल बना दीजिए। शेड्यूल का मतलब ये है कि कौन पढ़ाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाएगा, कौन सी तारीख को पढ़ाएगा, किस टॉपिक पर पढ़ाएगा, उसके टॉपिक का डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सारी चीज़ें आप शेड्यूल में लिखते हैं। और शेड्यूल में लिखने से क्या होता है कि जब आप शेड्यूल बनाते हैं तब आप मटेरियल को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो मटेरियल कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि मटेरियल सेशन वाइज अपलोड होता है। मान लीजिए कि आनंद द्विवेदी जी ने कोई लेक्चर लिया। अब जब वो लेक्चर लिया तो उसका एक मटेरियल है जिस पे उन्होंने रिलाय किया था, पढ़ाते वक्त उसको यूज़ किया था। वो चाहते हैं कि वो मटेरियल मैं सप्लाई कर दूं लोगों को। तो शेड्यूल बनाने के बाद आप उस मटेरियल को शेड्यूल में चढ़ा दीजिए, उस सेशन में चढ़ा दीजिए जो सेशन आपने लिया था। तो हम दिखाते हैं कैसे आप इसको शेड्यूल को बना सकते हैं। तो शेड्यूल में हम लोग किसी कोर्स के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं। जो भी हमारे पास कोई कोर्स है तो उसके लिए हम एक शेड्यूल बनाते हैं। तो लेट अस से कि हमने DTRTI लखनऊ सिलेक्ट कर लिया, और DTRTI लखनऊ में DTRTI लखनऊ वेबिनार्स नाम से एक हमने कोर्स बना रखा है, और इसमें हम शेड्यूल बना रहे हैं। मान लीजिए तो हमने 22 तारीख चूज़ करी, आज 22 तारीख है, 22 तारीख चूज़ करी, और इसमें एक लेक्चर हमने 10 बजे से और 11:30 बजे का ये वेबिनार था। इसका जो टॉपिक था वो था चैप्टर 6A। तो चैप्टर 6A का टॉपिक जैसे ही आप टाइप करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ऐड टॉपिक कर दीजिए। ऐड टॉपिक करने के बाद टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि वेबिनार नंबर 85, या कुछ और भी लिखना चाहें इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, जो भी है। उसके बाद फैकल्टी को सर्च करना है, और चूंकि ये लेक्चर अरविंद मिश्रा ने लिया था तो अरविंद नसीर आप डालेंगे तो उनके नाम सबके अरविंद नाम सारे आने लगेंगे। टाइप सर्च है, और जब आ जाएगा तो उसको क्लिक कर देंगे और ऐड फैकल्टी करके, और फैकल्टी ऐड हो गई। बस फैकल्टी ऐड हो गई, टॉपिक ऐड हो गया, और यू आर रेडी टू गो। और बस आप इसको सेव सबमिट शेड्यूल कर देंगे, और इसके बाद सेव सबमिट शेड्यूल ये आज का है तो इसको सबमिट कर दीजिए। तो आपने इसको सबमिट कर दिया, तो इस तरह से ये शेड्यूल हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से अब शेड्यूल कैसे पता चलेगा कि हमारा तैयार है, तो हम नीचे देखेंगे टेबल में। तो टेबल में आप चाहे डेट से देख लीजिए, चाहे नाम से सर्च कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं ये शेड्यूल अभी जो आपने बनाया था उसका टॉपिक भी आ रहा है, टॉपिक डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, फैकल्टी का नाम भी आ रहा है। तो ये हो गया। अब मान ली बना दिया आपने। अब कोई भी अगर फैकल्टी को आपने बनाया है तो उसको आपको SMS भेजना है कि भाई आपका लेक्चर इतने बजे शेड्यूल्ड है। ये तो हम 22 तारीख का ही बना रहे हैं, तो कोई वो नहीं है। अगर मान ली किसी भी फ्यूचर डेट का भी बना रहे हो तो जब हम ये जो एरो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो उस व्यक्ति को, उस फैकल्टी मेंबर को एक मेल और SMS दोनों चीज़ चली जाएगी कि आपका इस टॉपिक पे इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक लेक्चर DTRTI लखनऊ में शेड्यूल्ड है। केवल इस बटन को प्रेस करने से ये चला जाता है। तो इसको प्रेस कर दीजिए, बटन को प्रेस करने में उसको कह रहा है फैकल्टी मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। तो अब उसको ओके कर दीजिए। ओके, तो अब मेरे पास मेरे मोबाइल में अभी अभी एक मेल आ गई है। अभी अभी मेरे मोबाइल में एक मेल आ गई है जिसमें लिखा हुआ है कि आप यू आर इन्वाइटेड टू डिलीवर ए लेक्चर एट DTRTI लखनऊ एज पर डिटेल्स बिलो। सारे डिटेल लिखे हैं, तारीख 22/6/2020,
10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। टॉपिक लिखा है, टॉपिक का डिटेल भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं। और उसमें लिखा है कि वी रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय ईमेल, फोन, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। वो जो जैसे लेटर होता है, दक्ष में आ जाइए, ये वो करके, और योर सिंसियरली। और ये पूरा मतलब बाकायदा एक मेल बना हुआ है, जो मेल मेरे पास अभी अभी, जो मेल मुझे अभी अभी आया है, जस्ट नाउ आया है मेरे पास। तो इस तरह से जब भी हम किसी फैकल्टी को वो भेजते हैं, ये इस तरह से मेल फैकल्टी को भेज सकते हैं। अब नीचे 1 मिनट आइए, आ जाइए। अच्छा, अब ये जो अ, इसमें हमको एडिट अपलोड कोर्स मटेरियल आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई कोर्स मटेरियल है जो आपको किसी पर्टिकुलर सेशन में अपलोड करना है। तो लेट अस से कि कोई भी सेशन का जो आपके पास मटेरियल है, मनोज आपके पास कोई मटेरियल है इस वक्त, किसी भी सेशन का कुछ हो तो उस सेशन में हम उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे अपलोड करना है, उसको क्लिक करने के बाद आपको एक फाइल नेम देना है लेफ्ट साइड में। फाइल नेम देने के बाद आपको फाइल का डिस्क्रिप्शन देना है, और उसके बाद फाइल किस टाइप की है उसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद फाइल को आप चूज़ करके, यानी आपके कंप्यूटर पे वो फाइल होगी, और उस तरह से उसको चूज़ करके, फाइल को अपलोड और अपडेट मटेरियल कर देंगे। तो वो जो मटेरियल है वो उस पर्टिकुलर सेशन के साथ अटैच हो जाएगा, और इट विल बिकम अवेलेबल फॉर डाउनलोड टू दी पार्टिसिपेंट इन इज ओन लॉगिन। पार्टिसिपेंट जब खुद लॉगिन करेगा तो उस मटेरियल को वो किसी भी टाइम पे डाउनलोड कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि फाइल का एक नाम देना होगा, एक फाइल का डिस्क्रिप्शन देना होगा, और एक फाइल का टाइप सिलेक्ट करना होगा कि ये लिंक, ये चीज़ जो आप जो अपलोड करें वो लिंक है या फाइल है। तो अगर लिंक है तो यहाँ लिंक भी दे सकते हैं। मान लिया आपने पढ़ाया और यूट्यूब पर वीडियो आपने डाउनलोड कर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं। तो उस लिंक से कभी भी पार्टिसिपेंट जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल अपलोड करते हैं, और उस मटेरियल को फिर हम एक्सेस करेंगे। तो आप के पास कोई भी अगर फाइल हो जो कि मटेरियल की पहले हमने भेजा था, उसको किसी सेशन में यहाँ पे अपलोड करके दिखाते हैं कि कैसे ये फाइल अपलोड होती है, जिससे ये काम किया जा सके लोगों के द्वारा। मनोज, कोई फाइल आपको मिल रही हो आसानी से देख लीजिए ज़रा, जो हम लोग पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। कोई फाइल होनी चाहिए जो पढ़ाई की फाइल हो। और आसानी से नहीं मिल पा रही हो तो आप वो जिसका सिलेबस वगैरह कुछ है तो वो अपलोड कर दीजिए। तो वो आपके डेस्कटॉप पे वो है ना सिलेबस। रिवाइज कोर्स कंटेंट है क्या है नीचे। अंदर कोई फाइल होगी कहीं पे। जिस पीसी में जाएंगे तो अंदर अभी कहीं ना कोई पीपीटी या कुछ होगा जो अभी, या अभी जो हमने कोई फाइल ये ग्रुप पे जो डालते रहते हैं ना, उनमें से कोई फाइल डाउनलोड कर रखी हो। हम्म, कोई दिख रही है फाइल।
कोई भी एक फाइल ले लीजिए फिर, अगर नहीं मिल रही तो। यहाँ से ले लीजिए। एक कोई फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद फाइल का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, और डिस्क्रिप्शन में चलो सेम चीज़ दे दिया, फाइल अपलोड है। तो यहाँ से चूज़ कर दीजिएगा फाइल को, चूज़ फाइल में जाके, और अगर ये फाइल यहाँ पर भी है वहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करके वो अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, आ गया कि ये फाइल टैग कर दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल आपको दिखाई पड़ रही है कि ये अपलोड कर दी गई है। इस पर अपडेट बटन को क्लिक कर दीजिए। अपडेट को क्लिक करेंगे तभी ये फाइनली इंसर्ट होगी डेटाबेस में। तो अपडेट बटन को क्लिक कर दीजिए। ये आ गया, आर यू श्योर टू अपडेट द शेड्यूल, यू हैव टू, हाँ अपडेट कर दीजिए। तो ये अपडेट हो गया। अब आ रहा है कोर्स शेड्यूल हैज बीन अपडेटेड, यानी कि इसमें जो फाइल है आपने जो अभी अपलोड की थी वो वहाँ पे अपलोड हो गई। ये फाइल जो अपलोड हुई है ये पर्टिकुलर सेशन में अपलोड हुई है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेशन को हमने खोला। ये वाला सेशन है 2/6/2020 का, ज्योति वर्मा वाला, और इनके सेशन में इसको अभी हमने अपलोड किया है इस फाइल। तो कभी भी आप इसको देखना चाहें, यहाँ से एडिट पे फिर से जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगी। ये आपको दिख रही है। ओके, ये तो हो गया कि ये सेशन में आप ट्रेनर हैं, और एज ए ट्रेनर लॉगिन में आपने फाइल को अपलोड कर दिया है। अब मान लीजिए कि आपको ये शेड्यूल आपने बना लिया, उसमें मटेरियल भी आपने अपलोड कर दिया। अब हम देखते हैं कि कभी भी आपको सर्च करना हो कि कौन सी फाइल आपने कहाँ अपलोड की थी, तो यूटिलिटीज में जाते हैं, और वहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंट सर्च में। डॉक्यूमेंट सर्च में जाके, ये डॉक्यूमेंट सर्च है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोर्स का नाम सिलेक्ट करेंगे, या तो कोर्स का नाम सिलेक्ट करिए या फिर सीधे सर्च भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान ली एनएलटी नाम से फाइल थी, हमें पता है कि फाइल का नाम ऐसे ऐसे करके था, तो हम सर्च कर सकते हैं। और या फिर हम कोर्स का नाम देके और उस कोर्स की फाइल भी सर्च कर सकते हैं। तो हम कोर्स की फाइल को सर्च करते हैं, कोर्स का नाम सिलेक्ट करके। कोर्स का नाम सिलेक्ट कर दिया। अब सर्च बॉक्स में से एनएलटी हटा दीजिए और सबमिट कर दिया। सबमिट किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल आपने अपलोड की थी ये यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और इस बटन को प्रेस करके यहाँ पे डाउनलोड भी की जा सकती है फाइल। ये तो ट्रेनर खुद जो कर सकता है डाउनलोड, ये ट्रेनी का नहीं है। ट्रेनी भी, अब चूंकि ये फाइल अपलोड की जा चुकी है, ट्रेनी भी इसको डाउनलोड कर सकता है, और दोनों जगह से कर सकता है। अपने ऐप से भी कर सकता है और अपने लॉगिन से भी कर सकता है, दोनों जगह से। अपने ऐप में भी ये फाइल खोल सकता है वो, जैसे किसी ट्रेनिंग कोर्स में आया था वो, तो उसमें फाइल अपलोड की गई है, तो वो उसमें उस फाइल को देख सकता है। तो आप सबको ये क्या करना है यहाँ पर कि जब भी कोई सेशन लेते हैं उससे कंसर्न फाइल उस सेशन में अपलोड कर दीजिए। तो जितना आपकी अपलोडिंग परफेक्ट होगी उतना ही जो सर्विस मिलेगी एम्प्लॉयज़ को वो बेटर मिलेगी, कि जो भी पढ़ाया गया है वो उनको उपलब्ध हो जाएगा। पहले इसको सीडी वगैरह में दिया जाता था, और उसके पहले तो प्रिंट आउट वगैरह में दिया जाता था। आजकल बड़ा बड़ा मटेरियल भी आप जो है इस तरह से भी दे सकते हैं लोगों को। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट सर्च। अब मान लीजिए कि कोई फाइल आपको, अब आपने कोई कोर्स कराया
और उस कोर्स में आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट आए हैं, मान जैसे कि सीसी का लेटर आया हुआ है या कुछ आया हुआ है, तो कोर्स की फाइल में तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप दक्ष में रखना चाहते हैं और आप फिजिकल फाइल को खोल खोल के बार बार नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए क्या है कि आप फाइल को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जो ट्रेनिंग मटेरियल नहीं है लेकिन कोर्स की फाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई नॉमिनेशन लेटर आ गया या किसी का एग्जामिशन लेटर आ गया या इस टाइप की चीज़ें, तो इसको अपलोड करने के लिए यूटिलिटीज़ में जाएंगे और यूटिलिटीज़ में मिसलेनियस डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन है। यहाँ पर कोर्स मटेरियल अपलोड नहीं है, ये मिसलेनियस डॉक्यूमेंट अपलोड है। कोर्स मटेरियल अपलोड कैसे करते हैं आप? कोर्स मटेरियल अगर अपलोड करना हो तो पर्टिकुलर सेशन में जाके आप अपलोड करिए शेड्यूल में। लेकिन ऐसे ही कोई भी मिसलेनियस डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना चाहते हैं, ऊपर आप कोर्स का नाम एक सिलेक्ट कर देंगे कि हमको इस कोर्स में इसको अपलोड करना है, और उसके बाद फाइल का एक नाम दे दिया कि जैसे कोई अटेंडेंस फाइल थी या क्या था, जो भी था अभी आपने देखा होगा। वहाँ जाके कोई फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसको चूज़ फाइल करके और चढ़ा लीजिए। पहले चूज़ फाइल कर लीजिए, बाद में नाम दे दीजिएगा, ऐसा भी शायद हो सकता है। पहले चूज़ फाइल कर लीजिए, कोई भी मैनुअल हो, कुछ हो जो आप अपलोड करना पसंद कर रहे हैं, कोई आपके कंप्यूटर में कोई मैनुअल पड़ा हो, कोई या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ही हो, वो भी कर सकते हैं आप लोग। बस ये है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जैसे अभी हम एक चीज़ कुछ अपलोड करके दिखाते हैं। जैसे सर्टिफिकेट है, क्या है, उसको अपलोड करके दिखाते हैं। ट्रेनिंग कैलेंडर भी है नीचे, DTRTA ट्रेनिंग कैलेंडर, या फॉर्म है, चलिए इसको अपलोड करिए। फॉर्म है तो डबल क्लिक कर दीजिए, या ये हो गया, फॉर्म अटैच हो गया। अब क्या है, इसको आपको अपलोड करना है, फॉर्म फॉर एडिशन ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी ऐड करना है तो उसके लिए फॉर्म है। अब इसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दीजिए। नॉर्मली तो कई बार फाइल का नाम और डिस्क्रिप्शन एक जैसा हो सकता है, या नाम छोटा हो सकता है, डिस्क्रिप्शन पूरा हो सकता है। जैसे इसको नाम को छोटा करना हो कि फैकल्टी ऐड ऐसे करनी है, या फॉर्म 2 जो भी है, ये हो गया। अब आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये सब लोग देख पाएंगे या केवल DTRTA के स्टाफ देखेगा। अगर ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप सबको लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको सीन बाय स्टाफ क्लिक करके अपलोड करिए। और अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए विजिबल होना चाहिए तो उसको व्यू टू ऑल ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। जैसे व्यू टू ऑल, ये वाला ऐसा डॉक्यूमेंट कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक फॉर्म है जो कि दक्ष में यूज होता है, तो उसको व्यू टू ऑल करके हम और सबमिट कर देंगे। तो जब हम सबमिट कर देंगे, क्योंकि हमने ये फाइल अपलोड हैज़ बिन क्रिएटेड, यानी फाइल अपलोड हो गई, ये फॉर्म वहाँ से अपलोड हो गया। और तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी इसको ढूंढा जा सकता है, सर्च करके। ये देखिए, ये फॉर्म जो है इन्होंने ढूंढ लिया, ये फॉर्म टाइप किया तो ढूंढ लिया। और यहाँ पे अगर आप एडिट बटन को क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ पे एडिट बटन को क्लिक करिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे चूज फाइल थी, क्लिक हियर टू व्यू और अपडेट अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया था। इफ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट, बट यू कैन नॉट डाउनलोड फ्रॉम हियर। जो डॉक्यूमेंट था, डाउनलोड कर कैसे करेंगे उस डॉक्यूमेंट को? या यहाँ तो आपने बस या हो जाएगा डाउनलोड, मतलब क्लिक करके देखिए डॉक्यूमेंट, हाँ डाउनलोड भी हो जाएगा, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और
एक इसके लिए एक अलग व्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी अब दिखा देते हैं। कई बार मल्टीपल ऑप्शन देने से लोगों को सुविधा रहती है। जैसे यहाँ तो हो गया। अब आप वहाँ देखिए, यूटिलिटीज़ में जाके मिसलेनियस डॉक्यूमेंट व्यू होगा। यूटिलिटीज़ में एक मिसलेनियस डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे तो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट व्यू में हम कोर्स का नाम सिलेक्ट करते हैं, अभी जो जिसमें हमने इसको अपलोड किया है, और कोर्स का नाम सिलेक्ट करके हम स्टेटस सिलेक्ट करते हैं कि किस स्टेटस के डॉक्यूमेंट देखने हैं। क्योंकि यहाँ पे सीन बाय ये सब देख सकते हैं हम लोग। अगर स्टाफ होता तो सब नहीं देख सकता था, सॉरी, अगर एम्प्लॉय होता तो सब कुछ नहीं देख सकता था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमने अभी फॉर्म अपलोड किया था वो हमको दिख रहा है, और व्यू बटन पे क्लिक करने से वो फॉर्म आप खोल के भी देख सकते हैं। और ये इस तरह से फॉर्म आपने खोल लिया। तो दिस इज द वे आप इसको कर सकते हैं। यानी लिमिटेड स्पेस है, लेट मी टेल यू, देर इज नो लिमिटेशन टू द स्पेस। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियोस को अपलोड मत करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो उसकी जगह उसका लिंक अपलोड कर दीजिए, और उस अदरवाइज वीडियोस को अपलोड बस मत करिए। और अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स के लिए देर इज अनलिमिटेड स्पेस। पीडीएफ, वर्ड, पीपीटी, कितने भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, और उसको सर्च करके पा भी सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी कोर्स के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो कोर्स में वो गए थे केवल वही वाला देख सकते हैं, वो हर डॉक्यूमेंट वो देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक विस्तृत फैसिलिटी है, जिसमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट लोगों को दिखाया जा रहा है जो इसमें अपलोड किया जा रहा है। अब इसके बाद कोर्स मैनेजमेंट में आपको नॉमिनेशन का स्क्रीन दिखाते हैं। अब देखिए, किसी कोर्स में अगर किसी को हमको नॉमिनेट करना है तो हमको यूनिट सेलेक्ट करना होता है। यूनिट सेलेक्ट करके कोर्स का नाम सेलेक्ट करना होता है, नॉमिनेट करना है। जैसे कोई भी कोर्स है जिसमें हमको ये जो वेबिनार है, लेट्स से जो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, दक्ष एंड सिस्को इंटीग्रेशन वेबिनार है ये, और इसमें हमको लोगों को नॉमिनेट करना है। तो नॉमिनेट करने के लिए हमको या तो उनका नाम टाइप करना होगा, या फिर उनका एम्प्लॉय आईडी थोड़ा जैसे टाइप करेंगे तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन दिखाएगा कि कौन सा वाला है। तो जैसे हमने राजेंद्र प्रसाद तिवारी जैसी टाइप किया तो ऑप्शन आ गया, और हमने उनको सेलेक्ट कर दिया। जब सेलेक्ट कर दिया तो डेटा हमें दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी का डेटा दिख रहा है। अब इस वक्त जो है नॉमिनेट करते टाइम ये देखिए, वो पर्सन भी आपके सामने होगा जो या सामने नहीं है, अगर ऑनलाइन कोर्स है तो भी उसका डेटा आप हो सके तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको अपडेट कर लीजिए। अगर डेटा अपडेटेड नहीं है उसका डेटा अपडेट कर दीजिए। डेटा अपडेशन एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है, या तो उसको बल्क एसएमएस या ईमेल भेज दीजिए कि अपना डेटा आप अपडेट कर लीजिए, तो वो डेटा अपना अपडेट कर लेगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी का डेटा यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे आईटीआई हैं जो कि डीटीआरटीआई लखनऊ में कार्यरत हैं। इनका डेटा हम अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करने जब हमने डेटा अपडेट कर दिया तो नीचे दो बटन लगे, नॉमिनेटेड या रिपोर्टेड। तो अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी सिस्को वेबएक्स में आपकी मीटिंग अटेंड कर लिया, और तो उसको आपको अलग से नॉमिनेट करने के बजाय सीधे उसको रिपोर्टेड मार्क कर दीजिए, और रिपोर्टेड मार्क करके आप उसको उसका सबमिट कर दीजिए। और इनका एम्प्लॉय कोड जरा सा ध्यान रख लीजिएगा, तो इनके अटेंडेंस अभी मार्क करके दिखा देंगे, 129849। इसको करके सबमिट कर दीजिए, और जब आप सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो गया, और वो सक्सेसफुली नॉमिनेट हो गए, रिपोर्ट भी हो गए हैं वो इस कोर्स में। अब जब आप ये करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी के पास एक एसएमएस चला जाता है और एक ईमेल चला जाता है उनके पास कि आपका नॉमिनेशन इस कोर्स में हो गया है, या आप इस कोर्स में रिपोर्ट हो गए हैं।
मैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपके पास ये आता है तो हम बताएं इस बारे में कि आपको एसएमएस या ईमेल जो भी है उसको चेक कर लीजिए और बताइएगा कि आपके पास ये आ गया। अब मान लीजिए कि इस कोर्स में हमारे पास और भी एक व्यक्ति हैं जिनको हम नॉमिनेट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि रवि प्रकाश गुप्ता जी भी हैं। तो रवि प्रकाश गुप्ता जी को अगर हमको नॉमिनेट करना है इस वेबिनार में, तो हम लिखेंगे RAVI और उसके बाद प्रकाश, और जैसे ही हम धीरे धीरे लिख रहे होंगे तब तक वो हमको ऑप्शन दिखा देता है। तो रवि प्रकाश गुप्ता आ गया और उनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया, उनका डेटा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और इनकी जो पोस्टिंग है ये ITO MSTU और गाज़ियाबाद सिटी है इनकी। तो इनका डेटा अपडेटेड लग रहा है मुझे। तो इस हम इनको सीधे रिपोर्टेड मार्क करके और सबमिट कर देंगे। रिपोर्टेड मार्क करके इनको सबमिट कर दीजिए। जैसे ये जब हम किसी को डायरेक्टली रिपोर्टेड मार्क करते हैं तो शायद उस केस में एसएमएस हमने सोचा था कि इसको रुकवा देंगे, क्योंकि बाद में कई बार हम लोग पोस्ट फैक्टो ये कर रहे हैं तो एसएमएस शायद नहीं जाता है। लेकिन अगर अगर जा रहा है तो उसको हम लोग रिपोर्ट स्टेटस पे एसएमएस को रुकवा देंगे, नॉमिनेटेड स्टेटस पे एसएमएस चलने देंगे। तो इस तरह से आप नॉमिनेट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो डेटा जरूर अपडेट कर दें। जितना डेटा आप अपडेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और सभी इम्प्लॉयज़ जैसे जैसे दक्ष में आ रहे हैं तो वो अपना अपना डेटा अपडेट रख भी रहे हैं। और हमें देखा है कि हाल में हमारा डेटा काफ़ी मुस्तैदी से अपडेट भी हो रहा है और वो सही डेटा दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा, ये एक इंडिकेशन है कि डेटा हमारा एम्प्लॉयज़ खुद ही अपडेट कर ले रहे हैं। चूँकि डेटा, हमें किसी को प्रमोशन नहीं करना है, कोई ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो हमारा डेटा जो है उसको कोई 99% तक भी अगर ठीक होगा, 98% भी ठीक होगा तो भी चलेगा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि ये डेटा हमारा 100% पे ही ठीक हो। वैसे भी कोई अगर त्रुटि होती है उसका सुधार करने का भी सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है, तो इसलिए डेटा को हमेशा ठीक भी किया जा सकता है। तो ये हुआ नॉमिनेट करना और रिपोर्ट करने का जो तरीका है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ में ये एक बार फिर से जाइए यूटिलिटीज़ में। ओके, तो यूटिलिटीज़ में अब हम दिखा रहे हैं आपको कि सेंड ईमेल वाली जो फैसिलिटी थी वो भी आपको दिखा देते हैं। सेंड SMS ईमेल की फैसिलिटी आपको दिखा देते हैं कि तो आप ये SMS जो है कोर्स के लिए भेज सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल को भेज सकते हैं, या फिर किसी भी स्टाफ को भेज सकते हैं जो इस कोर्स को करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए किसी कोर्स के लिए भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे गो सेंड नोटिफिकेशन फॉर कोर्सेज करके गो करेंगे कि कौन से कोर्स के लिए आपको भेजना है। तो मान लीजिए हमने एक कोर्स सिलेक्ट कर लिया 2021 में हमारा जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लिया हमने, और उसके बाद यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। यूनिट सिलेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि जो लिस्ट आती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है और उसी यूनिट की लिस्ट डिस्प्ले होती है। और इस कोर्स में ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमने नॉमिनेट कर रखे हैं, और चूंकि ये लोग नॉमिनेटेड हैं इसलिए इनका नाम लिस्ट में आ रहा है। और यहाँ पे इनको सिलेक्ट ऑल करके हम सबको कोई भी मेल टेम्पलेट या नीचे टाइप करके भेज सकते हैं कि, या कुछ को भी भेज सकते हैं, सबको नहीं भी भेजना चाहें तो मेल टेम्पलेट में हम लिख देंगे वेलकम टू दी वेबिनार ऑन दक्ष, वेलकम टू दी वेबिनार ऑन दक्ष, या कोई भी और मैसेज हमको देना हो उनको हम दे सकते हैं। तो ये SMS टेम्पलेट जो है वहाँ पर भी हम वही पेस्ट कर देंगे, और ये करके फिर मतलब SMS हम कुछ और भी भेज सकते हैं, मेल कुछ और भी भेज, जो भी मेल टेम्पलेट में लिखेंगे वो मेल चली जाएगी, जो SMS टेम्पलेट में लिखेंगे वो SMS चला जाएगा, और सेंड बटन पे हम क्लिक कर देंगे। सेंड बटन पे अभी हमने 2 लोगों के लिए लिखा है भेजने के लिए,
राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी और रवि प्रकाश गुप्ता जी। तो कह रहा है सेंट सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप किसी भी कोर्स में लोगों को भेज सकते हैं, या किसी भी एक इंडिविजुअल को भेजना हो तो सेंड नोटिफिकेशन इंडिविजुअल को क्लिक करेंगे, क्लिक कर दीजिए सेंड नोटिफिकेशन टू इंडिविजुअल को और गो पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे बस आपको उस केस में क्या है, एम्प्लॉय कोड टाइप करना है इंडिविजुअल को भेजने के लिए, या नाम भी टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम टाइप करते हैं यहाँ पे मनोज, मनोज कुमार, और इस तरह से नाम टाइप करके आप ढूंढ सकते हैं कि किसको भेजना है, और उसके बाद उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मनोज कुमार विश्वकर्मा सिलेक्ट किया, और उसके बाद टेम्पलेट आ जाती है, और टेम्पलेट के लिए वहाँ नंबर और डिस्प्ले हो जाता है, नंबर और ईमेल। और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ करके एसएमएस वगैरह क्लिक करके, और सॉरी एसएमएस टाइप करके और मेल टाइप करके सेंड बटन को क्लिक कर देंगे तो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लासरूम में लेट आ रहा है, तो उसको आप अलग से भेज दीजिए कि आपका आवागमन जो है लेट है, तो उसको सुधार लीजिए। या कोई भी आप कोई और प्लेजेंट चीज़ भी भेज सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा अनप्लेजेंट ही भेजें, क्योंकि लोगों को हमको इन्वॉल्व करना है, और जिससे वो हमारे कोर्सेज में पूरे दिलचस्पी के साथ भाग लें, और यही नहीं कि वो उस दिन का इंतज़ार करना शुरू करें कि जब उनको हमारा कोर्स अटेंड करना होगा। और इस तरह से फिर आप अटेंडेंस मार्क करने की बारी आ गई, तो वो भी एक बार दिखा देते हैं। देन बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में डील कर लेंगे। तो अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस, यहाँ पे मार्क अटेंडेंस में जाएंगे, मार्क अटेंडेंस करेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो अटेंडेंस है ये आपको मार्क करना है, आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख में मार्क हो जाएगी शायद अटेंडेंस। अभी अभी तो 22 तारीख चल रही है, 22 तारीख में मार्क नहीं होगी क्यों? हमने नॉमिनेट तो कर, अच्छा शेड्यूल नहीं बना है उसका। ओके, देखिए शेड्यूल बना है, चेक कर लीजिए। अच्छा, ये 18 तारीख का कोर्स था जिसमें हमने इन लोगों को नॉमिनेट किया था, तो अब 22 तारीख आ गई है। क्योंकि अब तारीख आगे बढ़ गई है, तो हमको मैनुअली अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। अगर उस वही तारीख होती जिस तारीख में हम नॉमिनेट कर रहे थे, तो उस तारीख में हमको मैनुअल अटेंडेंस की जगह पर मार्क अटेंडेंस में जाना होता, और वहाँ पे केवल एम्प्लॉय आईडी डाल के हम उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकते थे। लेकिन चूंकि वो तारीख निकल चुकी है, इसलिए हमको मैनुअली अटेंडेंस मार्क करनी होगी। तो मैनुअल अटेंडेंस पे क्लिक किया हमने, उसके बाद कोर्स का नाम सेलेक्ट किया, जिस कोर्स में इनको हमने नॉमिनेट किया है उसी कोर्स का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे एक यूनिट का बटन हमको लगाना है, इसको कर लीजिएगा। तो उसके बाद ट्रेनी ये जो है लिस्ट आ जाती है ट्रेनीज की, जिनको हमने इस कोर्स में नॉमिनेट कर रखा है। तो उनको हमने सिलेक्ट कर लिया जिसकी अटेंडेंस हमको लगानी है, जैसे राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं। तो और शेड्यूल डेट उसमें जो है जिस तारीख में लगानी है अटेंडेंस, वो 16 तारीख में लगानी है। तो जैसे हमारे पास अटेंडेंस शीट पड़ी होती है, और अटेंडेंस शीट से इसको लगाइए। अगर जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाई उसी दिन, वैसे तो आप सेम डे मार्क कर दीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अटेंडेंस रिपोर्ट आपके पास बाद में आई, सिस्को से मिली, आपके पास वेबएक्स से मिली, तो बाद में लगा रहे हैं आप। जब बाद में लगा रहे हैं तो बस मैनुअली इस तरह से आप अटेंडेंस लगा दीजिए। अगर वो सेशन फर्स्ट हाफ में हुआ था, फर्स्ट हाफ की लगा दीजिए, सेकेंड हाफ में हुआ था तो सेकेंड हाफ की लगा दीजिए। अगर वो व्यक्ति दोनों हाफ में था, तो फुल डे करके भी आप एक बार में अटेंडेंस लगा सकते हैं। क्योंकि अभी ये हम सेकेंड हाफ की लगाना चाह रहे हैं, तो सेकेंड हाफ को सिलेक्ट करके और सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो इनकी अटेंडेंस लग गई। अब अटेंडेंस लगने के बाद क्या होता है कि अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए होती है। तो रिपोर्ट में अटेंडेंस रिपोर्ट भी एक रिपोर्ट है, और वो नीचे है, तो वहाँ पे जाके हम वहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति कब अटेंड किया था किस कोर्स में। इस तरह से शेड्यूल डेट को हमने सिलेक्ट किया, और उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ का ये आ गया हमारे पास
जो जो अटेंडेंस जिसका लगा है, हमने लगाया है, उन लोगों का यहाँ पे अटेंडेंस आ रहा है। कुछ लोगों का हमने अटेंडेंस 16 ही तारीख को लगा दिया था, देख रहे हैं आप। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी का अटेंडेंस हमने आज लगाया है 22 तारीख को, और 16 में लगाया है इसको। तो और हमने इनका आफ्टरनून का लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि इनका अटेंडेंस आफ्टरनून में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो अभी हमने लगाया था। तो इस प्रकार से आप अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये सेशन हम इसको रोकते हैं, और आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वेरी सून। उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी।